नमस्कार, संबोध डिजिटल लैब पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज अपन बात कर रहे थे अपने टॉपिक की, जिसमें अपन पढ़ रहे थे क्या 4D और 5D सीरीज, जिसके अंदर आज अपन पढ़ेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होता है। ये अपन ने बात कर ली थी। बहुत सारे इसमें क्या पाए जाते हैं, अपवाद। अब बात करते हैं अपन इसके नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीकरण अवस्था की। तो देखिए, आज जो अपना टॉपिक है वो रहेगा सेकंड टॉपिक क्या रहेगा, 4D तथा 5D श्रेणी की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ऑक्सीकरण अवस्थाएं, तो देखिए सारी सीरीज की अपन बात कर लेते हैं। तो अपन ने कहा सारी श्रेणी के अंदर कौन सी बात है, सबसे पहले कौन सी श्रेणी है 3D, उसके बाद में कौन है 4D और उसके बाद में कौन है 5D। देखिए इनकी अगर बात करें तो अपन ने कहा ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, स्केडियम से। तो अपन ने कहा कौन कौन से तत्व हैं पहले लिख लेते हैं, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एमन, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इनमें भी लिख लेते हैं। 4D में कौन कौन आएंगे पढ़ने का, इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटिनम एंड कैडमियम। 5D श्रेणी की बात कर लेते हैं, लेंथेनम, हाफेनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरम और मरकरी। सही है। तो देखिए क्या इसकी बात कर रहे हैं अपन, ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर बात करें तो अपन ने कहा कुछ चीजें जो होती हैं वो कॉमन चलती हैं। कॉमन कैसे, जब अपन ने 3D पढ़ाई थी तो वहां पर अपन ने लिखा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले ऑक्सीकरण अवस्थाओं के मान में क्या होती है, वृद्धि, उसके बाद में वापस क्या हो जाती है, कमी। तो देखिए इनकी अगर बात करें तो इस श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो कभी भी क्या नहीं दर्शाते हैं, तो अपन ने कहा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। यानी ये तत्व जो हैं वो केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, और वो कौन सी होती है, केवल +3। इन तत्वों की बात करें तो अपन ने कहा इनमें +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, और हाईएस्ट कितनी दर्शा सकते हैं, ये +4। ओके, नेक्स्ट देखिए ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में कहें तो एक वर्ग के तत्व हैं वो आपस में क्या दर्शाते हैं, समानता। देखिए इन तत्वों की बात करें तो अपन ने कहा इनमें +1, +2, +3, +4 हाईएस्ट कितने दिखा सकते हैं, तो अपन ने कहा +5। नेक्स्ट देखिए इनकी बात करते हैं तो अपन ने कहा इनके पास में +1, +2, +3, +4, +5 और हाईएस्ट ऑक्सीकरण अवस्था इस वर्ग की अपन बात करें तो कहाँ तक दर्शाई जा सकती है, +6 तक दर्शा सकते हैं। अब इनकी बात करते हैं तो अपन ने कहा इनमें देखिए +1, +2, +3, +4, +5, +6 और हाईएस्ट जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितने दर्शाई जा सकती है, +7। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो देखिए वैसे तो Fe 3D की बात करें तो जनरली कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, +2 और +3। लेकिन आज अपन बात कर रहे हैं 4D और 5D की, यानी इन तत्वों की। तो इन तत्वों के लिए अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा ये जो तत्व हैं इनकी अगर अपन बात करते हैं तो इनमें भी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो कहाँ तक दर्शाई जा सकती हैं, +6 तक। और अगर ओस्मियम की बात करें तो जैसे ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, इसमें ओस्मियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है, +8। उसके बाद में देखिए वापस से कमी हो जाती है। तो अपन ने कहा जनरली कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं इधर वाले तत्व है, या तो +2 या फिर +3 दर्शाते हैं। निकल वगैरह की, पैलेडियम वगैरह की बात करें तो अपन ने कहा ये जो तत्व हैं ये कहाँ तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, तो अपन ने कहा जनरली +2 से +4 तक दर्शाते हैं। इनकी अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा इनकी दो ही ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, +1 या +2। इनमें भी +1 और +2। लेकिन देखिए ये जो वर्ग है
इसमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है? +2। इनकी अगर बात करें तो जनरली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? +1। तो देखिए सेम वही क्या लिख सकते हैं अपन, क्या लिखेंगे कि किसी भी संक्रमण श्रेणी में जब अपन लेफ्ट से राइट जाते हैं तो पहले ऑक्सीकरण अवस्थाओं के मान में क्या होती है? वृद्धि। उसके बाद में वापस क्या हो जाती है? कमी। तो देखिए कुछ कॉमन चीजें हैं वो अपन यहाँ पे लिखते हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहला कि सभी संक्रमण श्रेणियों में, सभी संक्रमण श्रेणियों में लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर पहले ऑक्सीकरण अवस्था के मान में, ऑक्सीकरण अवस्था के मान में वृद्धि होती है तथा फिर पुनः कमी हो जाती है, फिर पुनः कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। यानी अपन एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर कि क्या लिख दें कि संक्रमण श्रेणी के जो प्रारंभिक तत्व होते हैं वो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं? उच्च। और जो अंतिम तत्व होते हैं वो कौन सी दर्शाते हैं? निम्न। तो क्या लिखेंगे कि संक्रमण श्रेणियों के प्रारंभिक तत्व, संक्रमण श्रेणियों के प्रारंभिक तत्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी होते हैं, जबकि इन श्रेणियों के अंतिम तत्व निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी होते हैं, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी होते हैं। ठीक बात है। अब देखिए एक लाइन और लिख सकते हैं अपन, क्या लिख दें कि इन श्रेणियों का प्रथम वर्ग जो होता है, क्या कहेंगे? सभी श्रेणियों के प्रथम वर्ग के सदस्य परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते हैं। इनमें केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। ठीक है जी। एक चीज और देखिए, अंतिम की बात करें तो वैसे कहा जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनकी अगर बात करें, पहली बात तो ये संक्रमण तत्व है नहीं, फिर भी अगर इनकी बात करें तो ये तत्व सिर्फ और सिर्फ कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में स्टेबल होते हैं? +2। तो इनको अगर संक्रमण तत्व नहीं माने तो इससे पहले कौन हो जाएगा? कॉपर, Ag और Au। और ये जो तत्व होते हैं ये जनरली कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी होते हैं? +1 में। ठीक है। तो इस श्रेणी में प्रारंभिक सदस्य +3 दर्शाते हैं, उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था लगातार बढ़ती है, उसके बाद में धीरे धीरे इसमें क्या हो जाती है? वापस से कमी हो जाती है। और अगर इनको अपन छोड़ दें तो ऐसे कह सकते हैं कि अंतिम तत्व है सबसे कम ऑक्सीकरण अवस्था, यानी कौन सी में स्टेबल होते हैं? +1 में स्टेबल होते हैं। ठीक है जी। तो ये थे 2 पॉइंट
जिसमें अपन ने पढ़ा 4D और 5D श्रेणी का। एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और एक इसमें क्या पूछी जाती है, ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो अपन ने कहा नेक्स्ट की अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या आता है, तो अपन ने कहा थर्ड पॉइंट आता है त्रिज्या। ठीक है, देखिए त्रिज्या में अपन से या तो पूछ सकता है कौन सी, नॉर्मल यानी सहसंयोजक त्रिज्या, या फिर पूछ सकता है किसी ऑक्सीकरण अवस्था में, या फिर या क्या दे सकता है यहाँ पर आयनिक ऊर्जा त्रिज्या। देखिए इनकी अगर अपन बात करें तो यहाँ क्वेश्चन आते हैं दो तरीके से। एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि 4D और 5D की त्रिज्याएं किस प्रकार होती हैं, या ऐसे पूछा जा सकता है कि 3D की आयनिक त्रिज्या ऐसे होती है जबकि 4D और 5D में ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है अपन कि 3D और 4D 5D में कंपैरिजन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए नॉर्मल अगर बात करते हैं अपन त्रिज्या की, तो अपन ने कहा था कि त्रिज्या जो होती है वो किसी भी तत्व के लिए, तो अपन ने कहा दो कारकों पर क्या करती है, निर्भर करती है। पहला त्रिज्या होती है वो नाभिक के आकर्षण बल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। तो अपन ने कहा नाभिकीय आकर्षण बल इसके क्या हो जाती है, व्युत्क्रमानुपाती। और दूसरा परिरक्षण प्रभाव पड़ा था, परिरक्षण प्रभाव जो होता है उसके क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, यहां तक अगर बात करें अपन, तो अब अपन से कंपैरिजन पूछेगा तो अपन क्या लिखेंगे 3D श्रेणी के लिए। तो 3D श्रेणी के लिए तो क्या कहते हैं कि दोनों प्रभाव एक दूसरे को क्या कर देते हैं, संतुलित को। तो क्या लिखते हैं 3D श्रेणी के, 3D श्रेणी के तत्वों की त्रिज्या लगभग समान पाई जाती है, लगभग समान पाई जाती है, क्योंकि ये दोनों प्रभाव एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अब पूछेगा, देखो आवर्त सारणी में 3D से जाते हैं तो कहाँ 4D, और 4D से कहाँ जाते हैं 5D। ये श्रेणी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो अपन ने कहा स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, इट्रियम, जर्कोनियम। ये क्या होती है, लेंथेनम और हाफेनियम। तो देखो इसका परमाणु क्रमांक 21, 22, 23, इसका 39, फिर 40, 41, 42। ये 57 के बाद में सीधा ही कहाँ चली जाती है 72। बीच में कौन आ जाते हैं 4F ब्लॉक के तत्व जो है उन्हें क्या कहा जाता है, लेंथेनाइड कहा जाता है। तो देखो लेंथेनाइडों में क्या पाया जाता है, लेंथेनाइड संकुचन, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव है को वो कार्य नहीं करेगा। नाभिक का आकर्षण बल जितना बढ़ेगा त्रिज्या उतनी ही कम होने को बोलते हैं संकुचन। तो क्या कहेंगे कि जब अपन यहाँ पर 3D श्रेणी की बात कर रहे हैं, 3D से 4D जाते हैं, तो देखो परमाणु क्रमांक में क्या हो गई वृद्धि, इलेक्ट्रॉन क्या आ गए ज्यादा। परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटोनों की संख्या, जितने प्रोटॉन उतने ही क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए कक्षकों की संख्या भी क्या होगी ज्यादा। तो नाभिक के चारों तरफ कक्षक ज्यादा होंगे तो त्रिज्या भी क्या होगी, लगातार बढ़ेगी। तो 3D से 4D जब जाते हैं तब तो त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन 4D से जब 5D जाते हैं तो बीच में क्या आ जाता है, लेंथेनाइड संकुचन, जिसके कारण त्रिज्या में वृद्धि नहीं हो पाती। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर कि संक्रमण श्रेणियों में 3D से 4D जाने पर, 3D से 4D जाने पर त्रिज्या में वृद्धि होती है, त्रिज्या में वृद्धि होती है, परंतु 4D से 5D जाने पर त्रिज्या समान रहती है, त्रिज्या समान रहती है, जिसका कारण
लेंथेनाइड संकुचन दिया जाता है, जिसका कारण लेंथेनाइड संकुचन होता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि 3D से ज्यादा किसकी होती है, 4D की, और लेंथेनाइड संकुचन के कारण 4D और 5D की त्रिज्या क्या हो जाती है, बिल्कुल समान हो जाती है। ठीक है, यानी यहाँ ये दोनों प्रभाव जो है वो एक दूसरे को संतुलित नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण त्रिज्या क्या हो जाएगी, समान। अब देखो 4D और 5D की त्रिज्या क्या हो गई है, समान। तो देखिए जिनकी त्रिज्या अगर समान होती है तो क्या कहेंगे कि त्रिज्या समान होने के कारण, त्रिज्या समान होने के कारण 4D तथा 5D, 4D तथा 5D श्रेणियों के अधिकांश गुणधर्म जैसे क्वथनांक, गलनांक, आयनन ऊर्जा, और क्या लिख सकते हैं, तो अपन ने कहा त्रिज्या आदि जो होती है ये क्या हो जाती है, समान। तो क्वथनांक, गलनांक, आयनन ऊर्जा आदि गुण समान पाए जाते हैं, ठीक है, तो आपसे कभी भी इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे तो अपन इन सब का कारण जो है वो क्या बताते हैं, लेंथेनाइड संकुचन। के लेंथेनाइड संकुचन के कारण दोनों श्रेणियों की त्रिज्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी, समान, और दोनों त्रिज्याएं समान होने के कारण अधिकांश गुणधर्म जो होते हैं वो भी कैसे पाए जाते हैं, समान पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर बात करें तो अपन ने कहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, त्रिज्या, फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, तो अपन ने कहा चुंबकीय गुण। देखिए चुंबकीय गुणों की अगर बात करें तो अपन वैसे तो पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी तत्व के चुंबकीय गुण जो होते हैं, तो क्या लिखेंगे, किसी भी तत्व के चुंबकीय गुणों का मान, चुंबकीय गुणों का मान इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति, तथा कक्षीय गति का परिणाम होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले बात कर लेते हैं, कक्षीय गति क्या होती है। तो देखिए कक्षीय गति का क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिसके कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, 3D श्रेणी के लिए इसका मान कितना होता है, 0। 3D श्रेणी के तत्वों के लिए इसका मान 0 होता है। और इसका मान 0 होता है क्यों होता है, लिगेंड द्वारा इसको बैलेंस कर दिया जाता है, और इसका मान 0 होने के कारण क्या कहते हैं कि 3D श्रेणी के चुंबकीय गुण होते हैं वो केवल और केवल किसका परिणाम होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की
चक्रण गति का। लेकिन अब देखिए यहां पर अगर बात करें तो दूसरा पढ़ेंगे अपन, सेकंड, इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति। देखिए चक्रण गति में क्या कहेंगे कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ, नाभिक के चारों ओर गति करने के साथ साथ, गति करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर भी, अपनी धुरी या अपनी अक्ष पर भी चक्रण करता है, चक्रण करता है, जिसके कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। कैसे कह रहे हैं, देखो जैसे कोई कक्षक है, इसमें अपन कितने, एक कक्षा में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अपन ने कहा कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए एक इलेक्ट्रॉन को हमेशा भरते हैं अपन इस तरह से, तो दोनों को इस तरह से नहीं भरेंगे, तो अपन क्या कहते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों को हमेशा एक दूसरे के कैसे भरा जाता है, विपरीत, ताकि इनका कुल आघूर्ण हो जाए वो शून्य। जैसे पहले इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इसके कारण जब ये चक्रण गति करता है तो उत्पन्न आघूर्ण कितना माना जाता है, +½ दूसरे को इसके क्या भर दिया अपन ने, विपरीत, जिसके कारण हो गया कितना, -½ दोनों को जब जोड़ेंगे तो मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए अपन इन ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो हमेशा इनकी गति को इनके क्या रखा जाता है, विपरीत, ताकि परिणामी जो है वो कितना हो सके, शून्य हो सके। सही है। तो देखिए इन दोनों का क्या है, परिणाम है। तो अब देखो कंपैरिजन पूछ लेगा कि 3D में ऐसा होता है जबकि 4D और 5D में ऐसा नहीं होता है, तो कारण देंगे अपन, तो क्या कहेंगे, 3D श्रेणी में चुंबकीय गुणों का मान केवल इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति का परिणाम होता है, चक्रण गति का परिणाम होता है। अतः चुंबकीय आघूर्ण निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है, निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला क्या लिखा था, म्यू = √n+2, जहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सही है ना। अब देखिए इसका कंपैरिजन पूछेगा तो कह देगा 3D में ऐसा होता है लेकिन 4D 5D में नहीं, तो क्या लिखेंगे, लेकिन 4D तथा 5D श्रेणी में चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय गति तथा चक्रण गति दोनों का परिणाम होता है, दोनों का परिणाम होता है। अतः चुंबकीय आघूर्ण निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। फॉर्मूला क्या लगेगा, म्यू = G+√S+1। देखिए तो अपन ने कहा 4D और 5D श्रेणी के लिए चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है।
तो क्या कहेंगे, हल्के संक्रमण तत्वों के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू बराबर √NN+2। और भारी संक्रमण तत्वों के लिए, सॉरी सर गलती से प्लस लगा दिया, प्लस नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ क्या है, तो अपन ने कहा भारी संक्रमण तत्वों के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, म्यू =G√SS+1। देखिए यहाँ पर जो G है वो तो कहलाता है G फैक्टर, और जो S होती है वो क्या कहलाती है, स्पिन के कारण कुल क्वांटम संख्याओं का योग कहलाती है। ठीक है, अब ये देखिए आपके यहाँ पर तो ये आता नहीं है, बड़ी क्लासों में ये आते हैं कि S वगैरह या G फैक्टर वगैरह कैसे निकाले जाते हैं, तो अपने यहाँ पे कोई काम करनी है तो अपन ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, तो सिंपल अपन पढ़ेंगे। क्वेश्चन आएगा चुंबकीय गुणों का कि 3D में चुंबकीय गुण इस प्रकार होते हैं जबकि 4D और 5D में इस प्रकार नहीं होते, तो इसका कारण बताओ, तो कारण बताएंगे। यहाँ सिर्फ चक्रण गति पाई जाती है, यहाँ चक्रण और कक्षीय गति दोनों का क्या होता है, परिणाम होता है। ठीक है जी, ये हो गया अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं पढ़ी, त्रिज्या पढ़ी और चुंबकीय गुण। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, तो अपन ने कहा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गुण क्या आता है, तो पूछी जाती है इनकी आयनन ऊर्जाएं। देखिए आयनन ऊर्जाएं क्या होती है, तो अपन पढ़ चुके हैं कि किसी भी तत्व के सबसे बाह्यतम कोष, यानी जिसको अपन संयोजकता कोष कहते हैं, कि संयोजकता कोष में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है, वो क्या कहलाती है, उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। आयनन ऊर्जाओं की बात करें तो क्वेश्चन वही कंपैरिजन का पूछेगा। कंपैरिजन क्या देगा, एक तो 3D सीरीज, 3D के बाद में क्या देगा 4D सीरीज, 4D के बाद में 5D सीरीज। ठीक है, आयनन ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है, तो मैंने कहा त्रिज्या पे। त्रिज्या कैसे, कि जो तत्वों का आकार क्या होता है, छोटा, उस पर नाभिक आकर्षण बल क्या लगाता है, ज्यादा, ज्यादा आकर्षण बल लगाता है तो बाह्यतम कोष में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस है, नाभिक पे प्लस है, प्लस और माइनस में क्या लगता है, आकर्षण। लेकिन अगर यही तत्व का आकार जो है वो क्या है, बहुत ही बड़ा, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाते जाएंगे आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम, और आकर्षण बल जब कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों को निकालना क्या होता जाता है, आसान होता जाता है। तो क्या कहेंगे अपन यहाँ पर कि यहाँ पर आयनन ऊर्जाओं का मान जो है वो जनरली डिपेंड करता है किन पर, त्रिज्याओं पर। अब देखिए त्रिज्या की अगर अपन बात करें तो अभी अपन पढ़ के आए कि यहाँ से यहाँ जाते हैं तब तो आकार में क्या होती है, वर्दी, लेकिन 4D और 5D का जो है आकार वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो क्या लिखेंगे, 3D श्रेणी की बजाय 4D तथा 5D श्रेणी की आयनन ऊर्जाओं के मान कम होते हैं क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, ज्यादा। ये तो सही है। क्वेश्चन क्या आता है कि 3D से 4D जाने पर, 3D से 4D जाने पर आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती है, आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती है, परंतु 4D तथा 5D श्रेणियों की आयनन ऊर्जाओं के मान लगभग समान पाए जाते हैं, क्योंकि कारण क्या है इसका, क्योंकि लेंथेनाइड संकुचन के कारण, लेंथेनाइड संकुचन के कारण 4D तथा 5D श्रेणियों के
5D श्रेणियों के तत्वों का आकार लिख दूं मैं, चाहे त्रिज्या लिख दूं, आकार या त्रिज्या समान पाई जाती है, समान पाई जाती है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि 3D की बजाय 4D और 5D के अंदर कम होती है। सही बात है, क्योंकि आकार में क्या हो गई, वर्दी। लेकिन लेंथेनाइड संकुचन के कारण 4D और 5D श्रेणी जो होती है, उन दोनों श्रेणियों का आकार लगभग क्या पाया जाता है, समान। और इस प्रकार से इनके आयनन ऊर्जाएं होती हैं, वो भी क्या हो जाती हैं, समान हो जाती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। तो अपन ने कहा नेक्स्ट गुण कौन सा आता है अपने पास में, तो देखिए छठा पॉइंट आता है अपने पास में, इन श्रेणियों के घनत्व की। देखिए घनत्व के लिए अगर अपन बात करें तो अपन ने लिखा था घनत्व का सूत्र क्या होता है, D बराबर m/v, यानी क्या लिखते हैं अपन ने, मास बट्टा वॉल्यूम, यानी क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान बट्टा आयतन। ठीक है, तो देखिए द्रव्यमान बट्टा आयतन का मतलब है कि किसी भी तत्व के अंदर द्रव्यमान तो क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसका आयतन क्या होना चाहिए, कम से कम। तो घनत्व क्या प्राप्त होते हैं, उच्च होते हैं। अब देखिए घनत्व के लिए सिंपल तो लिख दें क्या, कि द्रव्यमान अधिक तथा त्रिज्या कम होने पर तत्वों के घनत्व उच्च प्राप्त होते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन पूछेगा कंपैरिजन का। तो देखिए घनत्व के क्रम की तो अपन बात कर चुके हैं कि घनत्व सबसे ज्यादा डिपेंड करता है किस पर है, तो अपन ने कहा मास पर। अब देखिए 3D श्रेणी से ज्यादा किसका होता है, 4D का, क्योंकि द्रव्यमान ज्यादा है। और 4D की बजाय किसका ज्यादा होता है, 5D का ज्यादा होता है। भाई जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपन क्या कहते जा रहे हैं, इनका मास या इनका द्रव्यमान जो है वो लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है कि 3D की बजाय 4D का घनत्व ज्यादा होता है। सही बात है, 3D के बजाय 4D तथा 5D श्रेणी के घनत्व उच्च पाए जाते हैं, ये तो सही बात है। लेकिन क्या कहते हैं कि 5D श्रेणी का घनत्व जो होता है, तो 5D के घनत्व 4D की बजाय लगभग दुगुने हो जाते हैं, लगभग दुगुने प्राप्त होते हैं। कारण वही, क्योंकि 4D से 5D जाने पर द्रव्यमान संख्या तो बढ़ती है, द्रव्यमान में वृद्धि होती है, परंतु लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनके आकार में वृद्धि नहीं होती, है। ठीक है ना, देखिए 4D श्रेणी की 5D श्रेणी की बात कर लेते हैं। कहां से स्टार्ट होती है, इट्रियम जर्कोनियम, यानी 39 और 40। इसमें श्रेणी में तत्व कौन सा है, लेंथेनम 57, फिर हाफेनियम कितने पे आता है, 72 पे। देखो द्रव्यमान की अगर बात करें तो देखो लगभग डबल हो गया, 40 से कितना पहुंच गया, 72। लेकिन आकार अभी भी क्या है, सेम।
और आकार अगर सेम है और घनत्व क्या हो जाएगा इसका लगभग डबल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अपन इसके लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट जो आता है वो पूछा जाता है किसमें, संकुलों के निर्माण, संकुलों का निर्माण। देखिए संकुलों के निर्माण की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अपन ने कहा संकुलों के निर्माण किस पर डिपेंड करता है, तो अपन ने कहा संकुल निर्माण की प्रवृत्ति डिपेंड करती है, संकुल का निर्माण किस पर डिपेंड करता है, अपन ने कहा सीधा सीधा समानुपाती होता है किसके, फाई। फाई जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, चार्ज अपॉन ए साइज। यानी किसी भी तत्व के अंदर क्या कहें कि अगर किसी तत्व के अंदर चार्ज यानी आवेश का मान तो क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, दूसरा उसकी त्रिज्या क्या होनी चाहिए, कम से कम, या ऐसे लिख दें उस तत्व का घनत्व क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये सब कंडीशन सिर्फ किस में लगती है, 3D में। देखो चार्ज की बात करें तो ज्यादा कोई फर्क नहीं है, 3D में भी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +7, 4D और 5D में भी अधिकतम 7-8 तक लगभग चलती है। लेकिन त्रिज्या की बात करें तो 3D की त्रिज्या सबसे कम होती है, 4D की उससे ज्यादा, 5D की 4D के बराबर। तो क्या कहेंगे कि फाई अधिक होने के कारण संकुलों के निर्माण की प्रवृत्ति की बात करते हैं तो क्या कहेंगे, संकुल निर्माण की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा तो किस में पाई जाती है, 3D में, फिर किस में पाई जाती है, 4D में, और सबसे कम किस में पाई जाती है, 5D श्रेणी के तत्वों में। ठीक है, तो क्या कहेंगे 3D श्रेणी में संकुल निर्माणों की प्रवृत्ति क्या पाई जाती है, सर्वाधिक, जिसका कारण होता है इनका आवेश हमेशा क्या पाया जाता है, उच्च, त्रिज्या हमेशा क्या पाई जाती है, निम्न, और अगर इनके बात करें तो घनत्व जो होते हैं वो भी कैसे पाए जाते हैं, उच्च पाए जाते हैं। लेकिन इसमें एक लाइन और आती है, देखो खास बात क्या आती है, 3D श्रेणी को क्या बोलते हैं, हल्के संक्रमण तत्व, हल्के संक्रमण तत्व, यानी किसकी बात कर रही हूं मैं, 3D की। तो क्या कहेंगे हल्के संक्रमण तत्व जनरली कौन से संकुल बनाते हैं, तो क्या कहेंगे हल्के संक्रमण तत्व सामान्यतः उच्च चक्रण संकुलों का निर्माण करते हैं, उच्च चक्रण संकुलों का निर्माण करते हैं, जबकि भारी संक्रमण तत्व, यानी 4D और 5D निम्न चक्रण संकुलों का निर्माण करते हैं, निम्न चक्रण संकुलों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये उच्च चक्रण निम्न चक्रण क्या है, जैसे D5 लिया, 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 बताया था, एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन कितनी होती है, +½ सबके लिए +½ तो 5 के कारण कितनी आएगी, हाफ और हाफ, एक, आधी कितनी हो गई, 1.5, फिर 2, फिर कितनी हो गई, 2.5। और अगर अपन इनको इस तरह से भर दे, 5 थे ऐसे भरो, 1 2 3 4 और 5, इनके कारण कितनी हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत 0, ये 0, कितनी बचेगी, हाफ। चक्रण ज्यादा है तब तो बोला जाता है उच्च चक्रण, चक्रण कम हो गया तो इसको बोला जाता है निम्न चक्रण। ये अब उच्च चक्रण और निम्न चक्रण कैसे हैं, तो अपन ने कहा इसके लिए अपन पढ़ते हैं डी कक्षकों का विपाटन। डी कक्षकों की ऊर्जा समान नहीं रहती, ये बढ़ जाते हैं किसमें, T2G और EG में। लेकिन ये वाला टॉपिक आपके यहाँ नहीं है, ये वाला टॉपिक अपन पढ़ेंगे जब आपको पढ़ाएंगे VBT, ठीक है, कोऑर्डिनेशन है कंपाउंड में। तो यहाँ तक का टॉपिक जो था वो अपने किस में था, फर्स्ट में, जिसमें अपन को पढ़नी होती है संक्रमण श्रेणियां। टोटल कितनी श्रेणियां अपने पास में, 3, 3D 4D और 5D। किस प्रकार से इनके लिए क्या क्या क्वेश्चंस जो होते हैं, कौन कौन से गुण अपन को पढ़ने होते हैं, अपन ने डिटेल में इनको पढ़ा। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए धन्यवाद।